नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी तक हम लोग हॉरोस्कोप में जो पढ़ाई कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि कुंडलियों में कैसे कैसे योग पाए जाते हैं। शुभ योगों के बारे में हमने पढ़ा, कुंडलियों में प्रॉमिसेस के बारे में देखा कि कुंडली में प्रॉमिस हमें बताता है कि हमें शिक्षा कैसी मिलेगी, विवाह हमारा कैसा होगा और हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारा भाग्योदय कब हो सकता है या कैसा है हमारा भाग्य। ये सारी बातें हमें हॉरोस्कोप से पता चलती हैं, जो कि हम आमतौर पे देखते भी हैं। तो अब हमने काफ़ी टॉपिक ले लिए हैं, एजुकेशन का भी ले लिया है और हमने मैरिज का भी ले लिया, आगे आगे हम और भी लेंगे, संतान का भी लेंगे। तो अब संतान कब मिले, कैसी मिलेगी, पहले तो यही टॉपिक होता है, फिर वो कब मिलेगी वो भी टॉपिक आता है। तो हमें देखना ये है कि अब हमें हॉरोस्कोप को थोड़ा सा देखना चाहिए। अभी हमने इतनी स्टडी कर ली है कि अब हमें चाहिए कि हम हॉरोस्कोप देखने की कोशिश करें। तो यदि हम कोई हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमें क्या क्या उसमें देखना चाहिए, ये टॉपिक आज हम ले रहे हैं, कुंडली देखने का तरीका या क्रम। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास 3 डाटा होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। तो उसके आधार पे मैनुअल भी कुंडली बनती है। पहले पंडित जी लोग बनाते थे, एस्ट्रोलॉजर्स खुद बनाते थे, लेकिन अभी हमारे पास रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, अवेलेबल हैं। कुछ सॉफ्टवेयर तो कुंडली वगैरह के तो उसके अंदर भी रहते हैं, लैपटॉप वगैरह में, हमारे कंप्यूटर्स में रहते हैं। तो लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर से देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन होती है अच्छे सॉफ्टवेयर की, वो बेटर होती है, उसमें दशाओं की एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वैसे भी अगर हमारा जन्म का समय ही थोड़ा इधर उधर है और फिर अगर से हमारी हॉरोस्कोप में भी उधर भी कुछ गड़बड़ दिख रही है तो फिर वो प्रेडिक्शन सही नहीं बैठते। इसलिए ये बात कही जा रही है कि अच्छी कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर जो प्रसिद्ध हो, जिसकी कुछ किसी से रिकमेंडेशन आ रही हो या स्वयं प्रयोग करके देख लीजिए, तो उसके बाद में होना चाहिए। जितना एक्यूरेट हमारा टाइम ऑफ बर्थ होगा और हमारा प्लेस एक्यूरेसी से मिल जाएगा, डेट हमें सही मिल जाएगी, तो हमारे हॉरोस्कोप से हम क्या कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि हमने किस विषय पर मास्टरी करी है या हम किस विषय की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मुद्दा होता है। तो अब जैसे हमारे सामने कोई हॉरोस्कोप आया तो हमें सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर में डाटा डाल के, 3 डाटा ही डलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। जितने एक्यूरेट होंगे उतना ही बढ़िया हमारा हॉरोस्कोप बन के आएगा। अब वो हॉरोस्कोप में हमें ये निश्चित कर लेना है कि हमारा लग्न चार्ट आ जाए, चंद्र चार्ट आ जाए, नवांश चार्ट आ जाए और हमें दशाओं की कैलकुलेशन मिल जाए, और फिर हम उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो जैसे हमने एक ये चार्ट लिया है, ये चार्ट जो है ये हमारा लगन चार्ट है, जिसको राशि चार्ट भी कहते हैं, लगन चार्ट भी कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, पहला चार्ट भी कहते हैं, D1 भी कहते हैं। इनसे कई सारे नाम हैं, कोई उसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जन्म के समय का, हमारे पास जो आकाश में जो हमारे ग्रह नक्षत्रों का जो चित्र होता है उसकी स्टिल फोटोग्राफी हम कह सकते हैं आज की भाषा में, कि ये आसमान का ये स्टिल फोटोग्राफ है, ये हमेशा चलेगा, आजीवन चलेगा, मुख्यतः यही होता है। और इसके साथ और दूसरे चार्ट भी होते हैं जिसको हम षोडश वर्ग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने नवांश की बारे में कई बार पढ़ा है। तो अब मुद्दा ये आता है कि जो हमारा जो ये बर्थ चार्ट है उसमें हमारा जब जन्म हुआ तो हमें जन्म का नक्षत्र पता हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि के अंदर है और कर्क राशि में इस चंद्रमा की जो डिग्री होती है उसके आधार पे हमें पता चल जाता है, लिखा भी रहता है उसमें कि कौन से नक्षत्र का जन्म है। तो हमको पता चला कि अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। तो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म, अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, यद्यपि ये मूल का नक्षत्र है, पर वो टॉपिक नहीं है आज हमारा। ये नक्षत्र बुध का है और बुध की महादशा वैसे 17 साल की होती है, तो एक एक चरण हमको 4.25 साल का मिलता है। ये भी हमें थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेशन रखनी चाहिए। तो अगर किसी जातक को अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म मिला है मान लीजिए, तो 2 चरण तो उसके पूरे निकल गए, यानी कि 9 साल तो उसके निकल गए, 9 नहीं 4 4 8 साढ़े आठ साल तो पक्का निकल गए। और जो थर्ड नक्षत्र में जन्म है तो वो कहीं बीच में होगा, कहीं पे भी, जहाँ पे भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन यानी कि 8.5 साल 8.5 साल से
कम कम की दशा 16-17 साल में से जितनी और बची होगी वो मिलेगी, उसकी पूरी कैलकुलेशन रहती है, वो पूरा लिखा हुआ रहता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम अगर रफ कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं कि भाई इसको 9-1 साल निकल गए समझ लो, या 10 साल निकल गए होंगे, तो तकरीबन 7-8-9 साल की दशा मैक्सिमम इसको मिलेगी। मतलब आधी दशा, आधी से कम ही मिलेगी ना, क्योंकि तीसरे नक्षत्र में, तीसरे उसमें चरण में जन्म हो रहा है, तो आधी से कम मिलेगी। तो हम उस हिसाब से लगा सकते हैं एक मोटा कैलकुलेशन की भी आधी से कम मिलेगी इसको, ठीक है। तो अब ये तकरीबन कितनी मिली हमें, 8.5 साल के करीब मिलेगी मोटा मोटी, इससे कम ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब ये तो ये हमें पता चल गया कि बुध की महादशा में जातक का जन्म हुआ। अब आप ये देखिए कि हॉरोस्कोप में हमें ये देखना है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्वास्थ्य को देखना चाहिए नंबर 1 तो बच्चों का, और उसके बाद हमें पढ़ाई देखनी चाहिए, है ना। जब जन्म के समय से हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो कुछ भी देखना है तो सबसे पहले लग्न को देखिए कि लग्न क्या कहती है। तो हमने देखा लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है हमारा, लेकिन लग्न के ऊपर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ क्यों? क्योंकि शुभ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चंद्रमा और बुध कंडीशनल शुभ होते हैं वैसे तो ये चंद्रमा जैसे अब स्व राशि का है तो कुछ तो शुभता इसमें है ही है। इसी तरह से बुध जो है, चंद्रमा, बुध यद्यपि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन ये भाग्येश होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है बुध, तो इसको हम शुभ मानेंगे। वो अलग बात है कि हम बाद में ये भी देखेंगे कि ग्रह अस्त है, वक्री है, या कुछ और तो नहीं है, लेकिन अभी हम एक बेसिक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। तो उसके आधार पे स्व राशि का चंद्रमा और भाग्येश होकर के बुध, ये छठे घर का भी स्वामी है ये, लेकिन मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है, तो मकर लगन की कुंडली में बुध को भाग्येश ही के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये अगर हम माने कि ये 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं तो लग्न के ऊपर दृष्टि है, तो ये एक तरह से ये जो लग्न है उस पर चंद्र बुध की दृष्टि स्वास्थ्य को ठीक देने वाली इंडिकेशन देती है। लेकिन ये लग्नेश हमारा जो है शनि, ये 12वें घर में चला गया है, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लग्नेश का 12वें घर में जाना मतलब लग्नेश क्या है, सब कुछ लग्नेश को ही मिलना है। तो लग्नेश का क्या है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, द्वितीय भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो लग्नेश को अच्छा माना जाता है। केंद्र का मालिक है, अब इसको तो केंद्र भी मानते हैं, त्रिकोण भी मानते हैं, है ना। तो केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में चला जाए अति शुभ है। अगर त्रिकोण माने और केंद्र में ही लग्नेश कहीं बैठा हो, लग्नेश लगन को देख रहा हो तो भी शुभ है, लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो भी शुभ है, स्वास्थ्य को अच्छा देगा, है ना। हालांकि इस कुंडली में चूंकि ये कुंडली मकर लगन की है, तो इसमें आप शनि को फंक्शनल बेनिफिक ही मानेंगे। इसको शनि को यहाँ पे क्रूर प्लेनेट तो मानेंगे, लेकिन इसको पापी नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लग्न का मालिक है ये, हमारी पर्सनैलिटी का स्वामी ही यहाँ पर ये प्लेनेट शनि बना हुआ है। तो शनि को लग्नेश के तौर पर इस कुंडली में एक बढ़िया पोर्टफोलियो मिला हुआ है, साथ में इसको धनेश का भी पोर्टफोलियो मिला हुआ है। वो अलग बात है कि धनेश जो है वो मार्केश भी होता है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में हमारे शनि जो है वो शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा। और कौन कौन से शुभ प्लैनेट आएंगे? त्रिकोण के मालिक, यानी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये जो त्रिकोण के मालिक होते हैं ये मित्र होते हैं हमेशा लग्नेश के। हमें पता ही है ये बात कि शनि का मित्र बुध होता है और शुक्र होता है। यही त्रिकोण में पड़ेंगी राशियां 2, 6, 10, ठीक है ना, 2, 6, 10। तो यहाँ का शुक्र मालिक है, यहाँ का बुध मालिक है और यहाँ का शनि मालिक है। तो ये 3 प्लैनेट इनके शुभ भी हो गए। अब ये बुध की दृष्टि यहाँ पे इसलिए भी अच्छी हो गई क्योंकि ये लग्नेश का मित्र है और उसकी दृष्टि यहाँ पर आगे पड़ रही है लगन पे, तो ये भी अच्छी बात हो गई। ये इनको सुंदर भी बना देगा क्योंकि 2 शुभ ग्रहों प्लैनेट्स का इफेक्ट आ रहा है लग्न के ऊपर, ठीक है। अब लग्नेश का 12वें जाना तो अच्छा नहीं हुआ, पर लग्नेश अपने डिस्पोजिटर के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश किसके साथ बैठा हुआ है? जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, वही जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर शुभता आ गई। शुभता क्या आ गई कि लग्नेश जो है वो अपने सम है रिलेशन, गुरु और शनि का संबंध सम है, ये आपस में शत्रु नहीं है, ये सम है। क्योंकि गुरुवर से तो किसी का झगड़ा होता ही नहीं है, हमने पहले पढ़ा था जब मैत्री वाले पार्ट में। और शनि क्या है? जनता का प्लैनेट है, तो जनता जो है जाती है ना गुरु जी के पास जब कोई पूजा पाठ कराना होता है, तो जनता का और इनका गुरु और शनि का आपस में सम संबंध है। दे आर नॉट एनिमीज, नाइदर दे आर फ्रेंड्स, बट दे आर सेम, लाइक उनका आपस में। अच्छा, और एक नेचर में भी है, दोनों प्लैनेट आउटर प्लैनेट्स हैं,
बाहर के प्लैनेट हैं, दूर है पृथ्वी से, एक ये नेचर में समानता है। दूसरी समानता, दोनों स्लो है। शनि 2.5 साल में राशि कवर करता है और गुरु 1 साल में। तो ये दोनों ही धीरे चलने वाले भी प्लैनेट हैं, यहाँ से भी इनकी आपस में समानता है। दोनों ही आध्यात्मिक प्लैनेट हैं। गुरु जो है वो है ही पूजा पाठ का पुजारी, पंडित जो भी होते हैं वो जुपिटर से बनते हैं। और शनि क्या है? वैराग्य, साधुपन, वैराग्य, त्याग। तो ये दोनों प्लैनेट की यहाँ पर नेचर भी मैच होती है। तो ये हुई लग्न की बात, ये लग्नेश की बात। और अब कारक सूर्य की बात। अब कारक सूर्य जो है, फर्स्ट हाउस का कारक जो है ना सूर्य होता है, हमारे स्वास्थ्य का कारक जो है वो सूर्य होता है। तो कारक सूर्य यहाँ पर देखिए, भले से ये अष्टम भाव में गया हुआ है, लेकिन कारक सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मतलब अपनी राशि। अब ये देखिए ना, 21-22 तारीख का अगर जन्म होगा जातक का, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-6 डिग्री का हो गया सूर्य। तो सूर्य भी अच्छा यहाँ पर, मतलब अपनी राशि का बैठने से अच्छा हो गया, अष्टम भाव में बैठने से थोड़ा खराब भी हो गया। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं, मतलब हमको इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता, अष्टमेश अष्टम में है, तो ये अष्टम भाव के फल पूरे देगा। अब अष्टम भाव जो है गुण विद्या का भी है, तंत्र मंत्र का भी है, तो वो चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो अब ये हुआ कि भाई ओवरऑल स्वास्थ्य जो है ओके होना चाहिए। हो सकता है कि बचपन में थोड़ी बहुत इन्हें दिक्कत रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि जब ये इनका बुध की महादशा खत्म हो जाएगी, 8.5 साल के करीब के अंदर ही खत्म हो जाएगी, फिर केतु लग जाएगा। तो 14-15 साल की अवस्था तक जो होगा, तो 8 साल से लेके 15 साल के बीच में जो ये केतु आएगा, केतु बैठा भी मारक भाव में बैठा हुआ भी है ना। और केतु की दोस्ती नहीं है शनि के साथ, ये अपनी मतलब शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केश के फल देगा, इनको हेड इंजरी दे सकता है, कोई चोट दे सकता है, ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बताया कि तकरीबन 8 साल की हमें बुध की दशा मिलेगी, तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी जातक की। ठीक है, अब बुध क्या है देखिए, बुध एक तो पहली बात बुध बुद्धि का लॉर्ड है, ऊपर से वो चंद्रमा के साथ है, उधर से वो हमारा भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है, और वो लगन को भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये बुध क्या करेगा? अच्छा पढ़ने में मन लगाएगा। क्यों? क्योंकि बुध भी पढ़ाई का कारक प्लैनेट है ना। और बचपन की पढ़ाई कहाँ से देखी जाती है? बचपन की पढ़ाई देखी जाती है सेकंड हाउस से, जब हम शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि बोली से ही तो सीखते हैं, माँ बोल बोल के तो सब चीज़ सिखाती है। ये राम है, ये पानी है, ये मतलब जो भी चीज़ें सिखाती है, खाना है, पानी है, जो भी है, तो सबसे पहले हम बोलने के द्वारा सीखते हैं। तो सेकंड हाउस धन कुटुंब वाणी का है ना। तो शुरुआती जो हमारी शिक्षा होती है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। उसके बाद मिडिल की शिक्षा देखते हैं यहाँ से, 4th हाउस से। ठीक है, और उसके बाद में उच्च शिक्षा यहाँ से देखेंगे, और परम उच्च शिक्षा 9वें भाव से देखेंगे। और अगर हमें PhD करनी है तो हम अष्टम भाव से देखते हैं। ये हम लोग एजुकेशन वाले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पे प्रसंग आया तो हमने इसको रिपीट किया। तो अब पढ़ाई जैसे शुरू हुई तो बुध की महादशा मिली, बुध का प्रभाव आ रहा है, लगन के ऊपर आ रहा है, तो ये पढ़ने में मन भी लगाएगा और हैंड राइटिंग भी अच्छी देगा, क्योंकि बुध लेखन का कारक है। ठीक है, तो ये वाली बात आई। और चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा के साथ जब प्लैनेट होता है या चंद्रमा का प्रभाव होता है शिक्षा वाले कारक प्लैनेट्स पे, तो फिर जातक का मन पढ़ाई में लगता है। यदि चंद्रमा हमारा कमज़ोर होता है, या चंद्रमा अच्छी राशियों में नहीं होता, या चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में नहीं होता, या चंद्रमा का संबंध बुध से, गुरु से या शुक्र से नहीं बन रहा होता, तो फिर वो जातक थोड़ा सा पढ़ने में कई बार, या दशाएं खराब मिल जाए, हमें ऐसे प्लैनेट्स की दशाएं मिल जाए, तो फिर बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुध की महादशा मिली है, जब पढ़ने बैठा जातक, है ना, क्योंकि हमें मिलेगी 7-1 साल की मिलेगी, तो बच्चे 4-5 साल में पढ़ने तो बैठ ही जाते हैं ना। और बुध केंद्र में भी है, अच्छे घर का स्वामी होके इस कुंडली में शुभ प्लैनेट बना हुआ है, तो पढ़ने में मन लगाएगा। केतु की दशा में ज़रूर हो सकता है कि स्कूल वगैरह बदल जाएं, जगह बदल जाए, या थोड़ी बहुत खेल कूद में चोट फेंट लग सकती है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल एजुकेशन पे। मिडिल एजुकेशन मान लीजिए मंगल की, अब ये मंगल यहाँ से देखेंगे ना हम 4th हाउस से, तो इसके ऊपर एस्पेक्ट हमारे जुपिटर की आ रही है। अब ये देखिए ना, पंचम ये जुपिटर की एस्पेक्ट इस हाउस पे भी आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। अब हम मान लीजिए यहाँ से हम देखना चाहें तो इसका स्वामी पंचम भाव में चला गया, पंचम भाव भी शिक्षा का है,
और पंचम भाव का स्वामी अपने से चौथे चला गया, वो अपने डिस्पोजिटर के साथ है। देखिए इस कुंडली में ना 3 प्लैनेट जो है स्वराशि के हैं। ये चंद्रमा अपनी राशि का है, ये सूर्य अपनी राशि का है, ये गुरु अपनी राशि का है। तो स्वराशि के प्लैनेट भी कुंडली को बल देते हैं, कुंडली को शुभता देते हैं। मतलब भले वो कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जहां बैठे वहां के फल तो देंगे ही देंगे, पर वो स्वयं मालिक होकर जब बैठते हैं तो उन भावों की बढ़ोतरी करते हैं। तो अब ये देखिए पंचम का मालिक यहाँ चला गया, भले राहु केतु एक्सेस पे है लेकिन वो अपने डिस्पोजिटर सूर्य के साथ है, ठीक है। और सूर्य भी ज्ञान का, प्रकाश का और ज्ञान का लॉर्ड है सूर्य, मतलब स्वास्थ्य का भी है और साथ साथ ज्ञान का भी है। तो अब इसमें आप ये देखिए कि इनका पंचम भाव में, चौथे का मालिक पंचम भाव में चला गया है और पंचमेश जाकर के इनका जो है चला गया अपने डिस्पोजिटर के साथ बैठा है, लेकिन इसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव की चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि है, यहाँ छठे पे है, और गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये पंचमेश के ऊपर भी गुरु की दृष्टि आ गई। तो गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है, अच्छी शिक्षा देने का कारक है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इनकी शिक्षा सही मिलेगी। क्यों? क्योंकि केतु के बाद में फिर इनको शुक्र की महादशा आ गई। अब शुक्र पंचम का ही स्वामी है, एजुकेशन का ही लॉर्ड है ना, एजुकेशन का भी है और इस कुंडली का योगकारी प्लैनेट भी है, क्योंकि ये इनके कर्म क्षेत्र का भी मालिक है। और देखिए 7 7 14 15 16 साल की अवस्था में ही शुक्र की महादशा मिल जाएगी इनको। क्यों? क्योंकि शुक्र मतलब बोला ना हमने 8.5 के आसपास मिली बुध की इससे कम ही मिली 8.5 से, और 7 साल इसकी, 7 7 14 मान लो आप, तो 15 साल से आपको पक्का में शुक्र की दशा मिल गई जो 20 साल तक रहेगी। तो 15 और 20 35 ईयर्स की एज तक इस जातक को शुक्र की महादशा मिलेगी, जो शुक्र इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, पंचमेश और दशमेश है। तो इससे क्या होगा कि प्लैनेट, देखो एप्रोप्रिएट प्लैनेट की दशा मिल गई। जब पढ़ना चाह रहे हैं आप 15-16 साल की अवस्था में, कैरियर बनाने के लिए 18 साल की हम देखते हैं कि हम 12th करेंगे 18 साल में, उसके बाद हम कैरियर बनाएंगे अपना, किस दिशा में जाएं, क्या पढ़ाई करें। तो आपको अगर पंचमेश की महादशा मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना। तो ये इससे ये हमने मैच किया दशा के साथ कि भाई हॉरोस्कोप में जो है ये इसके साथ हम परेशानियां भी आएंगी, ऐसा नहीं है। ये अष्टम भाव में चला गया है प्लैनेट, वैसे तो अपने से चौथे गया है, देखिए 1 2 3 4 अपने से चौथे गया है, यहाँ का मालिक अपने से दूसरे गया है, पंचमे चतुर्थेश अपने से दूसरे गया है और बैठा त्रिकोण में बैठा, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ गया है। तो ये पढ़ाएगा भी। और जैसे मंगल का संबंध जब भी पंचम भाव से बनेगा, चाहे यहाँ बैठ के बने या कहीं और बैठ के बने, तो ये लोग लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, इनको गणित इनका बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोग गणित वगैरह पढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे मंगल यहाँ का स्वामी है, लग्नेश शनि है, और ये प्लैनेट जो है देखिए राहु केतु एक्सिस पे चले गए, पंचम और दशम का मालिक राहु केतु एक्सिस पे है आपका। तो ये किस तरह के कारोबार में जा सकते हैं, किस तरह की पढ़ाई, गणित वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ। तो अब देखने का तरीका क्या हुआ कि पहले देखो कि कुंडली में प्रॉमिस इसलिए ठीक है कि पहली बात तो चंद्रमा का संबंध बुध से बन रहा है जो कि समझदारी का स्वामी है, और जुपिटर का संबंध पंचमेश से बन रहा है जो कि एक दोनों पंचमेश स्वयं शुक्र है, और उसका संबंध गुरु से भी बन रहा है। तो 2 पढ़ने वाले गुरुओं का, गुरु है ना ये दोनों, ये दैत्य गुरु है, ये देव गुरु है। और गुरु जो है वो ज्ञान और विस्तार के हैं, क्योंकि आकाश तत्व के मालिक हैं। गुरु जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाश अनंत है, हमने ऐसे भी सुना ना, आकाश अनंत है, मतलब आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आकाश अनंत है, कितनी भी आप उड़ान भर लो, कितना भी आप विस्तार अपना करना चाहो कर सकते हो। तो ये सब गुरु देता है। तो गुरु का संबंध मिडिल एजुकेशन के हाउस से भी बन रहा है, और गुरु का संबंध यहाँ के स्वामी शुक्र से भी बन रहा है। तो ये गुरु एजुकेशन को आराम से, स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से मतलब कराएगा। और गुरु का संबंध शनि से भी बन रहा है, तो ये पढ़ाई में इनका अच्छा होना दिखाई देता है। और फिर उसके ऊपर सोने में सुहागा ये कि बचपन में बुध की महादशा मिली, थोड़े समय केतु की मिली, लेकिन फिर वो, हालांकि इस केतु का संबंध भी पंचमेश से बन रहा है, और फिर शुक्र की मिल गई, है ना। तो ये अब दशाएं भी फेवरेबल मिल गई, पढ़ाई के समय पंचमेश की महादशा मिल रही है, तो जातक अच्छा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि इनको 20 साल तक ये मिलने वाला है, तो 15 से और 20 साल और जोड़ दीजिए तो 35 साल तक, यानी कि कैरियर भी इसी में बनना है, और कैरियर के घर का स्वामी भी यही है शुक्र। तो ये फेवरेबल हुआ ना इस तरीके से। और इसी के बीच में अब बंदा 25 26 27 साल का, 28 साल का होगा तो उसका मैरिज का भी टाइम आ जाएगा। महादशा ही शुक्र की चल रही है, तो जो अंतर अगर फेवरेबल आ गया, कोई चंद्र का आ जाएगा या बुध का आ जाएगा, सप्तम भाव या भावेश का आ जाएगा, है
या फिर इधर से सैटर्न का आ जाए जो लग्नेश भी है और कुटुंबेश भी है, या इधर से मंगल का आ जाए जिस मंगल का संबंध भी इधर शुक्र से भी बन रहा है और इधर लाभ भाव से भी बन रहा है। तो कोई सा एक अंतर ऐसा आ जाएगा इनको फेवरेबल, जो इनकी मैरिज भी सही टाइम पर करवा देगा। ठीक है, तो ये बात हमको देखने की हुई कि उसके बाद में हमें गोचर देखना होगा कि गोचर क्या कहता है। तो गोचर में जैसे जुपिटर अगर यहाँ आ जाए तो उसका पंचम सप्तम और नवम भाव से संबंध बन जाएगा, तो उसमें लग्न को तो नहीं देख, लग्न के अंदर रहेगा और लग्नेश और ये सप्तम भाव और सप्तमेश से संबंध बन जाएगा। इसी तरह से अगर शनि यहाँ आ जाए तो शनि का संबंध लग्न से बन जाएगा, पंचम भाव से बन जाएगा और शनि का संबंध यहाँ पे फिर शुक्र से भी बन जाएगा। तो जो गोचर भी हमको फेवर जब कर रहा होगा, क्योंकि हमें पढ़ाई के समय दशा बुध केतु शुक्र की मिल गई और शुक्र की दशा में हमारा कैरियर बन रहा है और शुक्र की दशा में हमारी शादी होने वाली है और वो शादी का भी प्लेनेट शुक्र है। ठीक है, तो ये एक हमको बस अब गोचर ही देखना रह गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम गोचर देखना चाहिए कि गोचर में कब हमको एप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा और तब मैरिज हो जाएगी। तो ये दिस शुड बी द सीक्वेंस ये होना चाहिए कि हम हॉरोस्कोप में पहले देखें कि हमारी लग्न कितनी बली है, लग्नेश कितना बली है, सही जगह पे पॉजिटिव है कि नहीं है, और उनके ऊपर कोई पाप प्रभाव है, अगर है तो कितना है, कम है, ज़्यादा है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, मूल त्रिकोण के हैं या शत्रु राशि में हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, ये किस तरह का हमारे लग्न और लग्नेश पर प्रभाव है। लग्न पे सुंदर प्रभाव होता है, लग्न पे जैसे बुध का प्रभाव है तो जातक की स्किन सॉफ्ट होगी, जातक के नैन नक्श अच्छे होंगे, चंद्रमा भी रंग रूप को, चंद्र बुध दोनों ही रंग रूप को अच्छा बनाने वाले होते हैं। ठीक है, और जुपिटर का भी संबंध यहाँ पर आ रहा है तो ये सुदर्शन हो सकते हैं देखने में, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि भी कुंडली में स्वास्थ्य का प्रॉमिस क्या है, या अगर बच्चा छोटा है तो पढ़ाई का देखें, या हमारे पास जो प्रश्न आया उसके अकॉर्डिंग देखें कि भाई मैरिज कब होनी है तो मैरिज के अकॉर्डिंग देखें कि भाई क्या प्रॉमिस दिख रहा है। तो जो हमें टॉपिक है हमारा उसी के अकॉर्डिंग हाउस को देखना चाहिए। लग्न लग्नेश को तो हम हमेशा देखेंगे, चंद्रमा को भी हम हमेशा देखेंगे, लेकिन जैसे शिक्षा देखनी है तो पंचम भाव भावेश को भी देखा जाएगा और कारकों को देखा जाएगा। तो बुध है, शुक्र है, गुरु है, ये 3 कारक एजुकेशन के हैं। ठीक है, अगर हम शादी का देखेंगे तो लग्न लग्नेश चंद्रमा राशि मतलब चंद्रमा मतलब राशि राशि और उसके बाद सप्तम भाव भावेश कारक, इन सबको देखेंगे। यदि हमें संतान का देखना होगा तो फिर पंचम भाव भावेश और पंचम कारक गुरु, संतान का कारक गुरु है तो उस सब को देखेंगे। फिर उसके साथ में दशाओं को मैच करेंगे कि क्या दशा फेवर कर रही है, क्या दशा हमको फेवर कर रही है। अब जैसे इनके लिए क्या है, पंचम भाव का मालिक है शुक्र, यहाँ से कैरियर का भी मालिक है, यहाँ से पंचम का भी मालिक है, तो संतान भी इनको फटाफट मिलने की संभावना दिखती है। क्यों? क्योंकि महादशा ही ऐसे प्लेनेट की चल रही है जो शादी भी करा दे और फटाफट संतान भी दे दे। क्यों? क्योंकि पंचम का ही मालिक है, ये पंचम का मालिक है ना। तो शुक्र में क्या कहोगे, तो शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध जैसे ही आएंगे तो इनका काम मैरिज या संतान का भी हो जाएगा। क्योंकि गुरु आया तो गुरु देखिए कहाँ से, गुरु 3rd हाउस का और 12th का लॉर्ड है, तो गुरु तो अकारक है, हो सकता है गुरु ना कराए, पर शनि इनके लिए योगकारी बनेगा क्योंकि इसका लग्नेश है। तो शनि की महादशा में इनको मैरिज भी हो सकती है और इनको संतान भी मिल सकती है। फिर आगे गुरु शनि के बाद बुध आ जाएगा, तो बुध भी इनका भाग्य स्थान का मालिक है, पंचम से पंचम का मालिक है, तो ये भी संतान दे सकता है। तो उस समय फिर हमें गोचर देखना होगा कि भाई गोचर कितना फेवर कर रहा है और कहाँ फेवर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉरोस्कोप देखने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम सही डाटा कलेक्ट करें, सही डाटा कलेक्ट करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर के उससे हम कुंडली बनाएं, और कुंडली बनाने के बाद में हम लग्न पे कंसंट्रेट करें, लग्नेश पे करें, चंद्रमा पे करें यानी राशि पे करें, राशिश पे करें, और उसके बाद जो हमारा प्रश्न है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे और फिर उसका पहले प्रॉमिस देखेंगे कि हॉरोस्कोप उसके बारे में क्या कहता है। हॉरोस्कोप उसको देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, जल्दी देना चाहता है, लेट देना चाहता है, या कभी नहीं देना चाहता, या दुख के साथ देना चाहता है, या डिले के साथ देना चाहता है। ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम उनको नोट कर लेंगे कि भाई ये ऐसा ऐसे इतना इतना प्रॉमिस हमको यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को हमें लग्न से भी देखना चाहिए, चंद्र से भी देखना चाहिए, हो सके तो नवांशा से भी देखना चाहिए। तो हमें प्रॉमिस
उसके अंदर कितना वेटेज है वो पता चल जाता है कि प्रॉमिस 100% हम सही देख पा रहे हैं, या प्रॉमिस हमारा थोड़ा वीक है, या प्रॉमिस हमारा ज़्यादा ही वीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखें कि दशा क्या चल रही है। दशा फेवरेबल प्लैनेट की चल रही होगी तो थोड़े से कमज़ोर प्लैनेट भी, क्योंकि दशा उसकी चल रही होगी तो वो हमें फल दे देगा। दशाओं का भी पूरा चैप्टर है। दशाएं परस्पर षडाष्टक होंगी तो फल कम देंगी, दशाएं एक दूसरे के नक्षत्र में होंगी तो फल तुरंत दे देंगी, दशाएं फेवरेबल प्लैनेट की होंगी तो फटाफट फल दे देंगी। दशाएं हमारे उसी भाव से रिलेटेड हैं, जैसे हमने इस कुंडली में बताया कि पढ़ने के लिए भी पंचमेश की महादशा चाहिए थी शुक्र की, और शादी के लिए भी शुक्र की महादशा चाहिए थी, और संतान के लिए भी पंचम भाव के मालिक की दशा चाहिए थी, जो कि इनको 20 साल की उसी समय मिल गई, जिस समय कि इनका जो है ये टाइम चल रहा था तकरीबन 15, 16, 17 साल की अवस्था से मिलके और 35 साल की अवस्था तक यदि जातक को मिल गई है दशा, और वो भी उनका योगकारी प्लैनेट है, तो कितना ही अच्छा होगा, है ना। तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से ये हमें देखना होता है, इसका तरीका है। और अब यहाँ तक हमने ले लिया है इसी सीक्वेंस में। अब हम लोग धीरे धीरे हॉरोस्कोप चेक करना शुरू करेंगे तो हमको आने लगेगा। पहले हम जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको देखें और फिर धीरे धीरे आगे के लिए दिमाग लगाएं तो हम आ सकता है। स्वाध्याय भी करना जरूरी है, पुस्तकों को पढ़ते रहिए। देखिए मेन पुस्तक तो फल दीपिका है, जो हमने पहले भी बताया था, गोपेश कुमार ओझा जी की फल दीपिका बहुत सिंपल सरल भाषा में है। उसको पढ़िए, उसको समझिए तो वो बहुत आपको मदद करेगी। उसके अलावा लघु पाराशरी एक पुस्तक है, उससे और सिद्धांत क्लियर होते हैं। जैसे कहीं कहीं उलझाव है कि जैसे, या कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखें कि वो देखें, या ये बड़ा कि वो बड़ा। जैसे अब जो मैंने बताया था कि व्ययेश जब आ जाता है तो वो काम खराब कर देता है। तो ये इस तरह के जो कहना चाहिए नुक्ते वाले पॉइंट होते हैं ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना शटल सिद्धांत है, एक छुपा हुआ एक सिद्धांत होता है, जैसे कह सकते हो आप उसे। तो उस तरह के सिद्धांत, उनकी क्लैरिटी जो होती है वो लघु पाराशरी से होती है। जैसे लघु पाराशरी ने एक नियम बताया कि दूसरे घर का स्वामी और 12वें घर के स्वामी वो अपनी इतर राशियों के फल देते हैं। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे घर का स्वामी इतर राशि के फल देगा तो ये तो लग्नेश ही बन गया पूरी तरीके से। फिर तो इसको हम इसके बारे में हम जो डाउट में थे कि अब शनि को यहाँ मार्केश माने कि लग्नेश माने, तो वहाँ फल दीपिका ने बता दिया कि भैया ये अपनी इतर राशि के फल देगा। तो ये इतर राशि के फल देगा तो बल्ले बल्ले हो गया, फिर तो हमारा ये पूरी तरह लग्नेश ही हो गया। इस तरीके से ये है कि भाई ये अपनी इतर राशि के फल देगा तो इसको हम ट्रैवलिंग लॉर्ड माने, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा ट्रैवल और दुस्साहस का है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हो गया। तो इस तरीके से कुछ सिद्धांत हैं जो हम वहाँ से, अब जैसे ये वाला भी सिद्धांत कि सभी जो ग्रह त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो शुभ हो जाते हैं। सर्वे ग्रह त्रिकोण नेतारो शुभ फल प्रदा। तो ये जो हमारे त्रिकोणेश होंगे वो हम बार बार जब सारी 12 कुंडलियाँ देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये हमेशा आपस में मित्र होंगे। 2, 6, 10 मित्र होंगे, 4, 8, 12 मित्र होंगे, 1, 5, 9 परस्पर मित्र होंगे, और इसी तरीके से 3, 7, 11 ये परस्पर मित्र होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस ही ऐसा बना हुआ है। और एक मजेदार बात ये भी है कि कभी भी लग्नेश का सप्तमेश मित्र नहीं होता, ये हमेशा परम शत्रु होते हैं। यानी कि अगर हम हॉरोस्कोप से वैसे एक लेमन की बात करें तो किसी भी कुंडली में पति पत्नी के जो स्वामी होते हैं परस्पर कभी भी मित्र नहीं होते। यहाँ पे देखिए शनि है तो सामने से चंद्रमा आ गया है, अगर ये वाला शनि आएगा तो इसके सामने सूर्य आ जाएगा, परस्पर महाशत्रु है आपस में सूर्य शनि। इस तरह से अगर ये और ये आ गया तो यहाँ बुध और गुरु आ गए, ये भी आपस में शत्रु है। अगर यहाँ से देखें तो ये मंगल के सामने शुक्र की राशियाँ आ जाती हैं। तो ये कुदरत ने जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हस्बैंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरी करते हैं, एक से नेचर के नहीं होते हैं। देखो कुंडली में भी नहीं होते हैं। शनि स्लो चलता है, चंद्रमा तेज चलता है। शनि 2.5 साल में गुजरता है, ये 2.25 दिन में ही गुजर जाता है, 2.5 दिन में ही गुजर जाता है, ऐसे कह सकते हो आप, एक समझने के लिए मोटा मोटी, है ना। तो अभी इस तरह से ये मंगल है तेज तर्रार है, ये शुक्र है सॉफ्ट है, संगीत में पसंद करता है, ये फाइन आर्ट्स पसंद करता है, इसको गुस्सा तेजी से आता है, ये तेजी तेजी काम करेगा, भागेगा दौड़ेगा, भाई क्या तुम री कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये बुद्धि से काम लेते हैं, इनको ज्ञान पसंद है, तो ये मतलब विपरीत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बार बार पढ़ेंगे और हॉरोस्कोप्स में मिलाएंगे लगाएंगे तो फिर हमें अपने आप ही चीज़ें सुलझ के समझ में आने लगेंगी। सीक्वेंस हमारा यही है कि सबसे पहले देखें हम प्रॉमिस,
इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुंडली में हमको देखना है, नंबर 1 पे प्रॉमिस देखना होता है कि कुंडली में कितना प्रॉमिस है, कुंडली में कितना पोटेंशियल है, ये भी कह सकते हो, कुंडली में कितना वादा दिख रहा है कि ये काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने एजुकेशन का निकाला कि एजुकेशन का प्रॉमिस इसमें कुंडली में प्लस था। उसके बाद हमको देखना है दशा, क्या हमको फेवरेबल दशा मिल रही है, तो हमको मिली थी, हमको मिली, बुध की मिली और केतु की भी मिली, तो वो भी प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे हम इसी हाउस से देखते तो वो इसी हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमको दशा फेवरेबल मिल गई और उसके बाद में हमको देखना होता है एप्रोप्रिएट टाइम निकालने के लिए कि गोचर, ये गोचर जो है ना वो काल को बताएगा, समय को बताएगा, समय मतलब किस समय ये घटना होगी। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने हॉरोस्कोप चेक कर लिया, ठीक है, और हमने इसमें ये भी देख लिया कि भाई हाँ इनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, या इनको एजुकेशन सही मिल जानी चाहिए, इनकी सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, इनको सही टाइम पे संतान भी मिल जानी चाहिए, ये सब तो हमने देख लिया। लेकिन हर कोई आता तो वो ये पूछता है मैम कब, ठीक है आपने बोल दिया कि मिल जाएगा, पर कब मिलेगा, विच ईयर, एटलीस्ट कम से कम वो अंदाजा दीजिए। तो उसके लिए हम फिर दशा के ऊपर गोचर को लगाते हैं। गोचर क्या होता है, गोचर होता है आज का ये समय, या यानी कि जिस वक्त कोई जातक आके हमसे प्रश्न करता है उस समय का जो आकाशीय चित्र होता है, फोटोग्राफ होता है, उसको गोचर कहते हैं। ये क्योंकि ग्रह जो है ना, चर, गोचर, ग्रह हमेशा मूव करते रहते हैं, ये सेट नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते। अब जैसे इस कुंडली में आप सूर्य को यहाँ देख रहे हो, ये हमने पहले भी बताया था कि सूर्य इस राशि में होता है तो अगस्त का बर्थ होता है, 15 अगस्त के बाद का, है ना। तो इसी तरीके से ग्रह घूमते रहते हैं। जैसे आजकल मंगल जो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है और अभी करेगा, 5-6 महीने यहीं घूमता रहेगा। जब भी मंगल घूम घाम के आता है, वैसे तो मंगल 1.5 महीने रहता है, 45 दिन रहता है एक राशि में, ठीक है, लेकिन ये हर 6-8 महीने बाद ना एक राशि में अटक ही जाता है, और जब अटक जाता है तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करके ये 5-6 महीने एक राशि में, और ये इसकी नीच राशि है मंगल की, है ना। तो ये फिर तकलीफें देता है, जैसे आजकल भी तकलीफ हो ही रही है, जगह जगह लड़ाई झगड़े युद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि चल रहा है अपनी इस राशि में, बहुत पावरफुल है, और मंगल चल रहा है इसमें, और इस राशि के ऊपर शनि मंगल दोनों का प्रभाव आ गया। और ये कैसी राशि है? वायु राशि है, ठीक है। तो ये तत्व वगैरह ये सब बहुत, ये गूढ़ विज्ञान है ज्योतिष, इसको तरह तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अनेक विद्वान इसमें दिन रात काम करते हैं, तब कहीं जा कर के कोई संहिता ज्योतिष के द्वारा प्रेडिक्शन निकलता है कि कब युद्ध होगा, कब बारिश होगी, कब भूकंप आएगा, कब तूफान आएगा, कब संभलना है, कब हमें देश काल पात्र के ऊपर देखना है कि कब परिस्थितियां खराब होंगी। जैसे एपिडेमिक आया तो उस वक्त के अपने पैरामीटर्स हैं, 2020 के अपने पैरामीटर्स हैं कि क्यों इतनी महामारी फैली, क्यों इस तरह से हुआ। तो ये सारे सवालों के जवाब ज्योतिष दे सकता है, लेकिन यह है कि अब हमारे यहाँ कोई ऐसा होता नहीं है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के यहाँ राजगुरु होते थे, और वो राजगुरु कैलकुलेट करते थे, दिन रात वो बैठ करके कैलकुलेशन करके राजा को बताते थे कि अब दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, अब अकाल पड़ने वाला है, महाराज अब युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में हमको विजय मिलनी मुश्किल है। तो वो उसी काम पे लगे हुए होते थे। अभी तो हम लोग इंडिविजुअल वाला ज्योतिष करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने किसी को ऐसा बैठा रखा है कि भाई हमारे राजगुरु है या हमारे राज ज्योतिष है या हमारे ये सरकारी ज्योतिष हैं जो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें कुंडलियां भी एक से अधिक लगती। जिस समय वर्ष बदला वो कुंडली लगेगी, जिस समय ऋतु बदली वो कुंडली लगेगी, जिस समय ग्रहों ने परिवर्तन किया वो कुंडली लगती है, राजा की कुंडली लगती है, देश की कुंडली लगती है, ऐसे करके बहुत सारी कुंडलियाँ लगती हैं। उनसे वो फसल कैसी होगी, बारिश कैसी होगी, तूफान कब आएगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। हमारे जो पुराने लोग थे किसान, घाघ कवि की कविताओं से सुन के वो किस समय किस नक्षत्र में बीज बोना है, रिक्ता में नहीं बोते थे, रिक्ता तिथि में नहीं बोते थे। बोले रिक्ता तिथि में बीज बोओगे कुछ निकलेगा नहीं, ध्यान से देखते थे किस नक्षत्र में बोएं, ऊर्ध्वगामी नक्षत्र में बोना है या अधोमुखी नक्षत्र में बोना है, मतलब उनके सब कैलकुलेशन रहती थी। वो इतने जानकार होते थे, वो हवा के रुख से बता देते थे कि पछवा चल रही है कि पूर्वा चल रही है, पूर्वा चलेगी तो क्या होगा, पछवा चलेगी तो क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि खेल खिलवाड़ है, और अगर खेल खिलवाड़ होता तो अब तक वैनिश हो जाता, दुनिया से चला जाता। लेकिन इसमें सारा, इसलिए ये अभी तक इंटैक्ट है। पर आवश्यकता है कि हम इस पर अधिक से अधिक अध्ययन करें, पढ़ाई करें, उसको सही तरीके से उसको निकालने की कोशिश करें और समझें।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, बातें समझ में आती है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।